काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने गुण, अलंकार, उनके भेद तथा मम्मट द्वारा स्वीकृत 3 काव्य गुणों माधुर्य, ओज एवं प्रसाद इसका अध्ययन कर लिया था। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि आचार्य मम्मट ने आचार्य वामन द्वारा स्वीकृत शब्द गुणों का, जिन्होंने काव्य गुण माने हैं 10, उसमें से 10 शब्द गुण माने हैं, उनका किस प्रकार से खंडन किया है, यह हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि उन्होंने आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत आचार्य मम्मट ने आचार्य वामन द्वारा स्वीकृत अर्थ गुणों का कैसे खंडन किया है। जैसे 10 शब्द गुण थे वैसे ही 10 अर्थ गुण हैं, नाम वही है लेकिन उनकी परिभाषा में भेद है। हम एक एक को देखेंगे कैसे आचार्य मम्मट ने उनका खंडन किया है। और हम किस कारिका के अंतर्गत ये पढ़ रहे थे। आचार्य मम्मट ने कहा है, केचिदंतर भवन्तेषु दोष त्यागात् परिश्रितः अन्ये भजन्ति दोषत्वं त्रस्ते न पुनर्दस। यानी आपके द्वारा जो स्वीकृत गुण है उनमें से कुछ का अंतर्भाव तो हमारे द्वारा स्वीकृत गुणों में ही हो जाता है। केचिद अंतर्भवन्तेषु दोष त्यागात् परिश्रितः, कुछ आपका दोष का भाव मात्र है। अन्य भजन्ति दोषत्वम, और कुछ गुण काव्य गुण तो आपका स्वयं दोष रूप है, इसलिए 10 नहीं कहना चाहिए। कितने का गुण मानने चाहिए? 3 ही मानने चाहिए। और आचार्य वामन के 10 शब्द गुणों का खंडन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब अर्थ गुणों का खंडन कैसे किया है, तो आचार्य मम्मट कहते हैं, पदार्थे वाक्य रचनम वाक्यार्थे च पदाविधा प्रौढ़ व्यास समासौ च साभिप्रायत्व मत्स्य च। इन्होंने पहले ओज का है, अर्थ से प्रौढ़ी रोजह, ये आचार्य वामन का मत है। और उसकी प्रौढ़ी को स्पष्ट करते हुए यहाँ पे आचार्य मम्मट कह रहे हैं, पदार्थे वाक्य रचनम यानी पद के अर्थ के लिए वाक्य की रचना करना, वाक्यार्थ है पदाविधा, वाक्य के अर्थ के लिए पद का विधान, प्रौढ़िर व्यास यानी कि किसी बात को कहने के लिए अनेक वाक्यों का प्रयोग करना, समास यानी संक्षेप में, यानी अनेक वाक्यों के लिए सिर्फ एक पद में कहना, एक वाक्य में प्रयोग करना, संक्षेप में कहना। और साभिप्राय यानी अभिप्राय युक्त होना, विशेषण की साभिप्रायता, या फिर अर्थ का विशेष रूप से अभिप्राय युक्त होना रूप जो आपका ओज है। इति या प्रौढ़ी ओजः, यह जो आपका प्रौढ़ी ओज है वह तो वैचित्र्य मात्रम, वो तो वैचित्र का मात्र है, गुण नहीं है। उसमें से जो ऊपर की जो 4 है ना, पद के लिए वाक्य की रचना, वाक्य के लिए पद का कथन, व्यास और समास यानी विस्तृत रूप से कहना और संक्षिप्त रूप में कहना, ये चारों के लिए तो वो कह रहे हैं ये तो उक्ति वैचित्र मात्र है, कोई गुण नहीं है। तदभावे अपनी काव्य व्यवहार प्रवृत्ति है, उनके अभाव में भी काव्य व्यवहार में प्रवृत्ति देखी जाती है, काव्य व्यवहार में प्रवृत्ति हो पाई जाती है। आगे कहते हैं, अब यहाँ पे कुछ दोष बता रहे, उनका दोष का भाव मात्र, इनके आगे गुण बताएंगे। अपुष्टार्थत्व, अधिक पदत्व, अनविकृतत्व, अमंगल रूप अश्लीलत्व यानी अपुष्टार्थ, अधिक पदत्व, अनविकृत, अमंगल रूप अश्लीलत्व, ये जो दोष है इनका। और ग्राम्याणाम, और ग्राम्यत्व दोष के निराकरण, इन दोषों के निराकरण से आपका साभिप्रायत्व रूप ओजः, आपका अभिप्राय रूप ओज। तो जब ओज की जो बात बता रहे थे प्रौढ़ी रोजः, तो प्रौढ़ी 5 प्रकार की बताई गई थी, जिसमें अंतिम थी साभिप्रायत्व, अभिप्राय युक्त होना अर्थ का, विशेषण का। तो वो कह रहे हैं कि वो किसका अभाव मात्र है? अपुष्टार्थ दोष का अभाव मात्र है। अर्थ वैमल्यात्मा प्रसाद, अर्थ की निर्मलता रूप प्रसाद जो है वो अधिक पदत्व दोष का भाव मात्र है। उक्ति वैचित्र रूप आपका जो माधुर्य है वो अनविकृत दोष का भाव मात्र है। अपारुष्यम सौकुमार्यम वो अमंगल रूप अश्लीलत्व का भाव मात्र है। और अग्राम्यत्व रूपा उदारता आपका ग्राम्यत्व दोष का भाव मात्र है, तो ये उसका भाव मात्र है। आगे कहते हैं, अभिधास्यमान स्वभावोक्त अलंकारेण रस ध्वनि गुणी भूत व्यंग्याभ्याम च वस्तु स्वभाव स्फुट रूपा अर्थ व्यक्ति दीप्त रसत्व रूपा कांतिश्च स्वीकृता। आगे कहते हैं कि जो कही गई, आगे जो कही जाएगी ऐसा स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से और रस ध्वनि और गुणीभूत व्यंग काव्य में ही आपकी वस्तु स्वभाव की स्फुट रूपा अर्थ व्यक्ति, यानी अर्थ व्यक्ति को आपका स्वभावोक्ति अलंकार में ही समाहित हो जाती है। और आपकी दीप्त रसत्व रूपा जो कांति गुण है वो आपका रस ध्वनि में
और हमारी गुणीभूत व्यंग्य काव्य में समाहित हो जाता है। क्रम कौटिल्यानुलवणत्वोत्पत्ति योग रूप घटनात्मा श्लेषो अपि विचित्र मात्रम। क्रम कौटिल्य अनुलवणत्व उपपत्ति योग रूप जो श्लेष है वो भी वैचित्र मात्र है, उसको भी अलग से गुण कहने की आवश्यकता नहीं है। और अवैषम्य रूपा समता, और आपने ये जो समता कही थी कि विषमता ना होना रूप जो समता है वो भी दोषा भाव मात्र, वो भी दोष का भाव मात्र, क्योंकि कहीं कहीं पे वो दोष हो जाती है, तो दोष का अभाव मात्र है, वो भी गुण नहीं है। का खलु उन्मत्तोन्यस्य प्रस्तावे अन्यदभिधत्यात्, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो किसी और प्रसंग में कोई और बात करे, तो यह भी आपका अभाव मात्र है दोष का। आगे कहते हैं अर्थस्य अयोनिर अन्यच्छाया योनिर्वा यदि न भवति दर्शनम तत् कथं काव्यम इति अर्थ दृष्टि रूपा समाधिरपि न गुणः। अर्थ दृष्टि समाधि, समाधि गुण कहते हैं आचार्य वामन, और उसके जो अर्थ दृष्टि दो प्रकार की होती है, अयोनि अन्य छाया योनि। तो आचार्य मोहम्मद कहते हैं यदि अयोनि और अन्य छाया योनि इसका दर्शन ही ना हो काव्य में, तो काव्य का व्यवहार ही नहीं होगा। तो आपने इसे जो गुण माना है ये तो काव्य के स्वरूप का निर्वाहक मात्र है, उत्कर्षाधायक नहीं है। तो इससे तो यदि यही नहीं होगा तो कथम काव्यम, तो काव्य ही कैसे होगा। इसलिए अर्थ गुणा तेन अर्थ ना अर्थ गुणा वाच्य, इसलिए अर्थ गुण भी नहीं कहने चाहिए। एक बार हम पुनः डिटेल में एक बार समझ लेते हैं द्वारा एक एक गुण को, किस प्रकार से उन्होंने कहा है। आचार्य वामन का ओज, वामन के अनुसार अर्थ से प्रौढ़ी ओझा, अर्थ की प्रौढ़ी ओज है। और अर्थ की प्रौढ़ता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। यानी कि वो हमने भी देखा था, एक पद के अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर वाक्य के अर्थ में एक पद का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं एक वाक्य के अर्थ को विस्तार के साथ कई वाक्यों में कहा जाता है, कहीं एक वाक्य के द्वारा संक्षेप में अनेक वाक्यों का अर्थ प्रकट कर दिया जाता है, और कहीं कहीं पर साभिप्राय यानी विशेषण की सार्थकता का प्रयोग देखते हुए अर्थ की प्रौढ़ी कही गई है। तो इनमें से जो प्रथम 4 हैं वो तो क्या कहा है आचार्य मम्मट ने, प्रौढ़ी रूप ओज के जो प्रथम 4 प्रकार तो गुण ही नहीं है, क्योंकि इनके बिना भी काव्य व्यवहार होता है। भाव यह है कि वामन के मतानुसार गुण ही काव्य व्यवहार के प्रवर्तक है, किंतु इस 4 प्रकार की प्रौढ़ी के न होने पर भी यह कौमार हरह सा एवं वरस्ता एक चैत्र छपा इत्यादि में काव्य व्यवहार देखा जाता है। और यदि ये है और यदि रसादि का अभाव होता है तो काव्य व्यवहार नहीं होगा, तो ये गुण नहीं है, अपितु उक्ति वैचित्र मात्र है। और जो प्रौढ़ी का साभिप्रायत रूप पंचम प्रकार किया है वह अभी हमने ऊपर भी देखा अपुष्टार्थ दोष का अभाव मात्र है, पृथक गुण नहीं है। दूसरा गुण दिया है आचार्य वामन ने अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद है, यानी प्रयुक्त पदों द्वारा अपेक्षित अर्थ की स्पष्ट रूप से प्रतीति होनी चाहिए। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि यह जो आपका प्रसाद है वो तो अधिक पदत्व दोष का अभाव मात्र है, पृथक गुण नहीं है। अगला गुण दिया है उन्होंने उक्ति वैचित्र्यम माधुर्यम, उक्ति की विचित्रता ही माधुर्य यानी कथन का अनूठापन, यानी एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न प्रकार से भंग्यंत्रेण कहना ही माधुर्य। तो ये कहते हैं आचार्य मम्मट यह जो आपका माधुर्य है वो तो अनभिकृत दोष का भाव मात्र है। यहाँ पे अनभिकृत दोष यानी नवीनता नहीं है किसी बात को कहने में, तो कथन में अनूठापन होगा, बात को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाओगे, तो वह माधुर्य जो आपने कहा है वो तो अनभिकृत दोष का अभाव मात्र, पृथक गुणों से नहीं मानना चाहिए। अगला चौथा गुण है इनका सौकुमार्य, उसमें कहते हैं कि अपारुष्यम सौकुमार्यम, अपारुष्यम सौकुमार्यम अर्थात कठोर बात को बहुत ही कोमल तरीके से कहना। जैसे इस बात को यदि अमृता में मर गए उसको जगह कह दो कीर्ति शेषा गतक, ये कहना। तो यह आचार्य मम्मट कह रहे हैं ये जो आपका है अपारुष्यम सौकुमार्य वो तो अमंगल रूप अश्लीलत्व दोष का अभाव मात्र है। अमंगल रूप अश्लीलत्व, अमंगल ऐसी बात करना, अश्लील बात करना जो दोष है उसका अभाव मात्र है, आपने इसमें कोई नवीनता नहीं है, ये इसे कोई गुण माना नहीं जा सकता। अगला है अग्राम्यत्व मुदारतः, ग्राम्यता के अग्राम्यत्व उदारता यानी कि ग्राम्यत्व बात नहीं करना, ग्राम्यता के प्रसंग में भी विद्वत्ता से कोई बात को प्रकट करना, अर्थ को प्रकट करना, वो उदारता जो आपने कही है वह तो स्वयं ग्राम्यता दोष का अभाव मात्र है, इसे भी कोई पृथक गुण नहीं मानना चाहिए, यह आचार्य मम्मट कह रहे हैं। इसके बाद में
अगला गुण है छठा, वस्तु स्वभाव स्फुटत्वम अर्थ व्यक्ति ही। वस्तु के स्वभाव को यानी वर्णनीय वस्तु के स्वभाव को यानी उसके रूप को, क्रिया को आदि का स्पष्ट वर्णन करना। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं या तो हमारे स्वभावोक्ति अलंकार में ही संग्रहित हो जाती है, जो आगे कही जाएगी अभिधास्य माने ना। तो इसके लिए कोई अलग से कहने की आवश्यकता तो है नहीं कि इसको अलग से गुण माने। आगे कहते हैं दीप्त रसत्वम कांति है, श्रृंगार आदि रस की स्पष्टतया प्रतीति होना। वह आपने जो कांति कही है, वो जो आपका कांति नामक जो अर्थ गुण है, वो तो हमारे रसध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य काव्य में ही संग्रहित हो जाता है। इसको भी हम पृथक रूप से क्यों गुण माने, हमारे रसध्वनि में और गुणीभूत व्यंग्य काव्य में ही आ जाता है, यानी इसको भी वो पृथक गुण मानते नहीं है आचार्य मम्मट। आगे वामन ने अगला गुण दिया है आठवां, श्लेष, अर्थ गुण की बात कर रहे हैं। घटना श्लेष क्रम कौटिल्यानुलवलप्तो पत्ति योगो घटना सा श्लेष, क्रम के अतिक्रमण अथवा क्रम और अतिक्रमण में होने वाली अस्पष्टता में युक्ति पूर्वक मेल बिठा देना, वो आपने क्या कहा, श्लेष कहा है। बोले कि आपने ये जो श्लेष कहा है, यह तो उक्ति वैचित्र मात्र है, इसमें कौन सी नवीनता है, इसको क्यों गुण माने। तो यह भी केवल उक्ति वैचित्र मात्र है, इस प्रकार से कथन करना, इसको भी अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। अगला दिया है अवैषम्यम समता, यानी कि उपक्रम और उपसंहार में समानता होना, विषमता ना होना। अवैषम्यम विषमता ना होना यानी प्रकरण का भंग ना होना। तो ये कहते हैं कि ये भी कैसी है आपकी, प्रक्रम भंग दोष का भाव मात्र, अर्थ गुण नहीं है, इसको भी अलग से गुण मानने की नहीं है, यह तो दोष का भाव मात्र ही है। और आखिरी गुण है इनका अर्थ दृष्टि ही, उसका समाधि, उसका इन्होंने लक्षण दिया है अर्थ दृष्टि ही समाधि, अर्थ की दृष्टि होना। अर्थ दृष्टि क्या है, अर्थोद्विग्रह, अर्थ दो प्रकार का होता है, अयोनि रण्य छाया योनिश्च। अयोनि यानी किसी कवि के द्वारा जो अनुलिखित है, किसी कवि ने पहले उसका वर्णन नहीं किया है, नितांत नवीन, उस प्रकार की कोई उद्भावना अर्थ की, अथवा अन्य छाया योनि या प्राचीन कवियों द्वारा उल्लेखित अर्थ के आधार पर उसको उस पे आधार लेते हुए उसके आधार पर उद्भावित कोई नवीन अर्थ का यदि काव्य में जो दर्शन होता है, वो समाधि गुण कहलाता है। तो अर्थ दृष्टि, अर्थ का जो दर्शन है, और अर्थ क्या प्रकार का है, अयोनि और अन्य छाया योनि, यानी एकदम सर्वथा नवीन या अन्य कवियों की छाया द्वारा उल्लेखित अर्थ के आधार पर कोई उद्भावित नवीन अर्थ का काव्य में दर्शन होता है, वह समाधि नामक अर्थ गुण है। तो इस पे भी आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि अरे भाई, इसको तो अलग से गुण मानने की क्या आवश्यकता है, ये तो काव्य स्वरूप का निर्वाहक है। यदि यही नहीं होगा तो काव्य काव्य कैसे होगा, यदि ना भवति तद कथम काव्यम, तो काव्य कैसे होगा। तो यह जो आपका अर्थ दृष्टि रूप है, इसको भी अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है, यह तो काव्य के स्वरूप का निर्वाहक मात्र है, उत्कर्षाधाया का शोभाजनक नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा जो अर्थ गुण है, वो भी कुछ तो दोष का भाव मात्र है, कुछ हमारे उसमें ही आ गए, और कुछ दोष रूप है, तो उनको अलग से नहीं कहने की आवश्यकता है, यह भी सही नहीं है। अब लगता है पूर्णतः आपको स्पष्ट हो गया होगा। पिछली क्लास में हमने 10 शब्द गुण देखे थे, किस प्रकार से आचार्य मम्मट ने उनका किया, और यहाँ पे 10 अर्थ गुणों के बारे में देखा कि किसमें उन्होंने कुछ को तो दोष का भाव मात्र बताया, जो शुरू में देखे ज्यादातर इसमें यही है, दोष का भाव मात्र। कुछ इन्होंने अपने गुणीभूत व्यंग्य रसध्वनि में समाहित कर लिया, किसी को इन्होंने स्वभावोक्ति अलंकार में समाहित कर लिया, और ये जो है कुछ को इसको ये अर्थ दृष्टि जो रूप जो समाधि है, उसको इन्होंने काव्य व्यवहार का प्रवर्तक मान लिया, किसी को प्रक्रम भंग दोष का भाव मात्र माना है, क्लेश है वो भी उक्ति वैचित्र मात्र है। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने आचार्य वामन द्वारा स्वीकृत शब्द गुणों और अर्थ गुणों का खंडन करते हुए उनको अपने केवल तीन ही काव्य के गुण स्वीकार किए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण एवं प्रसाद गुण। तो काव्य में ये तीन ही काव्य गुण स्वीकृत हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आचार्य मम्मट ने किस प्रकार से आचार्य वामन के मत का खंडन किया है। अब आगे क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गुणों की व्यंजकता है, कौन से गुण किसको कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। और आगे क्या इसमें प्रकरण में अष्टम उल्लास में बचा है, संभवतः वो हमारी अंतिम क्लास होगी, तो यह हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।